जब महाकुंभ लगा था तो वहां से बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी, और वहां पर जो एक सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो थी मोनालिसा भोसले। अब लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या होता है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मोनालिसा के केस में सरोज जी सामने आए और उन्होंने बीड़ा उठाया मोनालिसा को आगे बढ़ाने का और लोगों के बीच पहुंचाने का, और उन्होंने उसके गांव में जाकर फिल्म साइन की, जिसकी शूट भी लगभग पूरी हो चुकी है आई गेस। बट अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। जब से मोनालिसा ने शादी की है तब से पूरी कहानी कुछ और ही हो गई है। और फिल्म का क्या है, क्या होगा अब आगे, अब ये सब जानने के लिए हमारे साथ सरोज जी खुद हैं। हेलो सरोज जी, कैसे हैं आप? जी। कृपया है महादेव की। अच्छा हूँ जी। हाँ, ये बताइए क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा जी। है कि क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। हाँ, दरअसल ये जब से ये फिल्म का मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ, फिल्म का द डायरी ऑफ मणिपुर का। हम्म। उसके बाद जैसे ही मैं महाकुंभ से चूंकि मैं अपना फिल्म का ट्रेलर भी मैंने वहीं से लॉन्च किया था, प्रयागराज से ही। मोनालिसा को भी लेकर, उनके परिवार को लेकर गया था मैं। और मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर क्या होने वाला। मेरा 2 दिन का शूट बाकी था दिल्ली का, मैं दिल्ली जा रहा था। उसी से मुझे किसी ने वीडियो भेजा, तो मुझे लगा ये फेक होगा कि मोनालिसा ऐसा वहां पे थाने में है, पुलिस स्टेशन में है। और लेकिन शाम होते होते जब बहुत ज्यादा मीडिया में आने लगा, तो फिर मैंने उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो थाने के बाहर है और ऐसी ऐसी घटना वहां पर हो चुकी है। उनके जाने से पहले मैंने उन्हें रोका था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई फिल्म मिली है, मैं केरल जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने मना किया था कि आप वहां मत जाओ, वहां अपने भाषा के लोग नहीं, अपने लोग नहीं हैं। हम्म। तो या फिर मैं चलूंगा तो चलूँ। लेकिन उन्होंने शायद कुछ लालच रहा, और जिस तरह से उसने बरगलाया उनको, किस तरह से धोखे में रखा, किस तरह से उनको बेवकूफ बना करके फिल्म के बहाने लगे कि एक फिल्म वहां पर शूट करने जा रहे हैं वो, जिसके जरिए वो उनको बहुत बड़ा मुकाम दे देंगे जो सनोज मिश्रा नहीं दे सकते। और हम्म। मुझसे सारी बातें हिडन रखने के लिए कहा गया था कि इनसे कोई बात मत बताना। तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उसी दिन J1 से मुझे इस बात की चिंता थी कि ये लड़का रहने वाला है, ये दाड़ियल जो था जिहादी, ये है बागपत का रहने वाला, और ये केरल कैसे लेकर पहुंच गया उसको। इसके पहले उज्जैन में गया था, तो ये दाढ़ी रखे हुए था, साधु बनकर गया था और मंदिरों मंदिरों में भटक रहा था। वहां जाकर उसने लालच दिया, वहां जाकर उसने मेरे से परिवार को अलग किया। कोई बात ना, तो ये सारी चीजें जो कड़ियां मैंने जोड़ी, और इसके पीछे जो तथ्य मैंने खंगालने की कोशिश की, जो मैंने उनके फादर से बातचीत की, वहां के माहौल के बारे में बातचीत किया, तो पूरी तरह से मामला ये लव जिहाद का लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद है और कुछ नहीं। क्योंकि जो PFI के संगठन है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, वो ये चाहते हैं कि देश में कोई भी लड़की अगर सनातन के नाम से थोड़ा सा भी आगे बढ़ती है तो उसको कैप्चर कर लिया जाए। इसलिए कैप्चर कर लिया जाए ताकि उसके फॉलोवर भी उसके पीछे आने में संकोच ना करें, और इस देश को गजवाए हिंद की तरफ ले जाया जाए। जो ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश में चल रही है। लेकिन बहुत सारे सेकुलर जो लोग, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो हैं वामपंथी, इस बात से डिनाई करते गए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, और ये सच्चाई आज तब सामने खुलकर आ रही है जिस दिन से मैंने इसके खिलाफ बीड़ा उठाया, मैंने देश के लोगों को जगाना शुरू किया। मैंने पीड़ित परिवार की आवाज समझी। पीड़ित परिवार यही कहता रहा कि लड़की मेरी नाबालिग है, और उसको बहका फुसलाकर यहाँ से ले जाया गया, जो कि स्पष्ट था। और मैंने इस अंधेरी लड़ाई को लड़ना शुरू किया। एक देश में अच्छा माहौल बना। उस माहौल से डर कर, क्योंकि उसको नहीं पता था, उस जिहादी को, उसको मालूम था कि जो भी हुआ, कि बेचारे गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, चुपचाप सो जाएंगे और सब सही हो जाएगा, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लड़की फीता काटती रहेगी तो भी जिंदगी सेटल हो जाएगी। और साथ साथ PFI के संगठन, वहां की सरकार पैसा तो दे ही रही, घर मकान होटल सब तो दे ही रही। तो ये हम्म। कुल मिला के अपनी बेरोजगारी दूर करने का बहुत बड़ा एक जिहादी ने अपना प्लान जो था वो पूरा किया। लेकिन जब मेरी एंट्री हुई इसमें से, मैंने पूरे देश को जगाया, लोगों ने मेरा साथ दिया। इससे घबरा कर उसने फिर मेरे ऊपर उल्टी सीधी आरोप लगवाना शुरू कर दिया, मोनालिसा से, कि हम्म। मैं ऐसा हूं, मैं इसको छूता था, और दुनिया भर की जो चीजें लोगों ने सुनी। और करीब हफ्ते 10 दिन तक ये मीडिया में चलता रहा। ये सिर्फ उसकी एक साजिश थी, ताकि जो लव जिहाद का मुद्दा है इसको कमजोर कर दिया जाए, और समीर मिश्रा के चरित्र पर सीधे उंगली उठा दिया जाए। क्योंकि चरित्र पर जब उंगली उठती है तो लोगों में बात बनने लगती है, और लोग उसको बहुत मजा लेते हैं। मीडिया भी खुद दिखाता है, मीडिया ने दिखाया भी खुद। मैं हम्म। शांति से रहा, और मैं अपने जवाब जो भी थे, जो वाजिब जवाब थे, मैं देता रहा लोगों में। लेकिन आज जब उस आवाज को लेकर जब मैं आगे बढ़ा, अधिकारियों से बात की, मैंने शिकायत दर्ज कराई, और मैंने बड़े बड़े जो मानवाधिकार आयोग हैं, संगठन है देश में, सब जगह मैंने, इंदौर से लेकर, भोपाल से लेकर, दिल्ली से लेकर, उज्जैन से लेकर, जो ये सिलसिला मैंने शुरू किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जांच एजेंसियों ने आज ये क्लियर कर दिया है कि वो लड़की नाबालिग है। और जिस तरह से मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था
कि ये सारे पेपर्स जो बनाए गए हैं वो झूठे हैं, नकली हैं, बिकॉज ऑफ उनके फादर हमेशा मुझसे यही कहते रहे। आज वो चीज साबित हो रही है कि जिस तरह से उसने नकली पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो बनाया, वो सब क्लियर हो गया है। हम्म। और हम जो है जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, हम बहुत नजदीक आ गए हैं जीत के। ये सच की जीत है। और साथ ही साथ उन जिहादियों के लिए बहुत बड़ा संदेश भी साबित हो गई, जो आगे के इस तरह का कोई काम अंजाम देना चाहते होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सबक बनेगी। मैं सरकार से, समाज से, न्याय व्यवस्था से मांग करूंगा कि इसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई इस तरह की फिर दोबारा से गुस्ताखी करके सनातन धर्म पर दाग लगाने की कोशिश ना करे। क्या इसमें मोनालिसा के माँ बाप आपके साथ हैं? पूरी तरह से एक दिन डे वन से हमारे साथ है। जिस दिन उसने मेरे पर आरोप लगाया, उस दिन उसने माँ बाप पर भी आरोप लगाए थे। और हम्म। मेरे बयान से पहले माँ बाप का बयान आ गया था, जो मीडिया में चला, लोगों ने देखा उसको। और माँ बाप हमेशा साथ है, क्योंकि माँ बाप को तो ब्रेन वॉश नहीं किया गया। वो हम्म। अंधे थोड़े ना, वो तो देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया है। उसको बहका फुसला करके थोड़ी नहीं ले जाया गया, वो तो आज भी अपने धरातल पे, अपनी जमीन पर है। और उनको ये पता है कि जब इस परिस्थिति में थे, जब वहां से इनको, लड़की तो बहुत वायरल हो गई थी लेकिन उनका कोई साथ देने नहीं आया था, सनोज मिश्रा ही आया था। सनोज मिश्रा ने उसको दुनिया दिखाई। आज जहां पर खड़ी है, जहां से बोलना चाह रही है, जहां जिस अ, हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर का जो भी सफर था, वो सब सनोज मिश्रा ने ही तय करा है। ये जी। देश दुनिया भी देख रही है, उनके माँ बाप भी देख रहे हैं, उनका खानदान भी देख रहा है। हम्म। तो इसमें हमें किसी से सफाई लेने की जरूरत, पहली बात नहीं। दूसरी बात यह है कि वो जो लड़की बोल रही है, उसकी आवाज ही नहीं है, उसके पास इतने शब्द नहीं होते हैं। उसको तो समझाया जा रहा है, रटाया जा रहा है किसी तरह से, ताकि वो जिहादी अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन न्याय व्यवस्था बहुत बड़ी, सरकार बहुत बड़ी है। हर एक चीज की पहलू दर पहलू जब परतें खुलनी शुरू हुई, तो आज जांच एजेंसियों ने जिस तरह से सामने चीजों को रखा है, और जिस तरह से चीजें आज आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई है, तो ऐसा लगता है कि सत्य की जीत होती है, और शैतान का वध होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इस तरह की दोबारा से कोई गुस्ताखी करने की कोशिश न करे, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ की प्रतीक को बदनाम करने के लिए। और जिस तरह से ने घटिया काम किया है, आज बहुत से राष्ट्रवादी खुश हैं। और मैं सबका धन्यवाद इसलिए अदा करना चाहूंगा कि सबने विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, और इस लड़ाई को, इस मुहिम को कमजोर नहीं होने दिया। हम्म। ये जरा एफआईआर के बारे में मुझे विस्तार में बताइए, क्या हुआ है और क्या एक्शन लिया जाएगा? मैंने आपके पेपर्स, आपके वीडियोस भी देखे हैं, बट फिर भी मैं आपसे एक बार फिर हाँ, से जानना चाहूंगी। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, दोनों के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था और ये छोटी बात नहीं थी। हम्म। तो उन्होंने संज्ञान में लेकर जिस तरह से इंडिविजुअल भी जांच की, अनुसूचित जनजाति आयोग ने जाकर केरल में भी इन्वेस्टिगेशन किया, वहां जिस मंदिर में शादी हुई वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो वहां पर ये पता चला कि वहां पर एक आधार कार्ड था, उस आधार के बिहार पर वहां पर शादी कर दी गई। तो जहां जिस गांव में शादी की गई वहां का भी रिकॉर्ड निकाला गया। और उसके बाद जिस तरह से सरकारी कागजात मध्य प्रदेश में खंगाले गए, तो कहीं से भी मैच नहीं हुई चीजें, क्योंकि वो जो चीजें थी वो हवा हवाई थी। मतलब जब मैं शुरू से कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन फर्जी है, और उसको सिर्फ बालिग साबित करने के लिए किया गया है, तो पहला जो मैटर वो बनता है कि लड़की जब नाबालिग हो तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट पहले लागू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने लेटर जारी करके बताया कि जो पारधी समुदाय है, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एस सी एस टी के तहत आता है। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आता है। अनुसूचित जनजाति के तहत, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के तहत आता है। तो दूसरा केस इस पर यह भी बनता है अनुसूचित जनजाति का। ये दोनों धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत भी उससे उस पर कार्रवाई होगी। और उसके साथ ही जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन उसने किया था, जिस तरह से उसकी जन्म तिथि के साथ खिलवाड़ किया गया था, जो भी फर्जी कागजात बनाए गए थे, उस पर ही होगी। और साथ ही साथ जिन लोगों ने उसको सहयोग किया, जिस तरह से उनको डॉक्यूमेंटेशन करके शादी में जो जो लोग शामिल थे, और ये मुद्दा चूंकि बहुत बड़ा है, तो सरकार वहां तक भी जाएगी, कानून व्यवस्था वहां तक भी जाएगा, और लोगों को बेनकाब करेगा कि किस तरह से केरल एक लत जिहादियों के लिए शरणगाह बनता चला जा रहा है, कि हमारे यहाँ आ जाओ, तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, मंत्री आएंगे, फीता काटेंगे, तुम्हें रहने के लिए मिलेगा, तुम्हें सरकारी सहूलियतें मिलेंगी, बस सनातन धर्म की किसी लड़की को लेकर के चले आओ। तो इस जो उनका जो ये प्लान है, वामपंथियों का जो प्लान है, वहाँ की जो सीपीएम आई की जो सरकार है, सीपीएम और वामपंथियों की जो सरकार है, तो जो ये एजेंडा चला रही है, वो आज देश दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। और होगा, इसके साथ जो भी जिन लोगों ने हेल्प किया वो भी दंडित होंगे।
अच्छा ये बताइए, ये लड़के की आइडेंटिटी क्या है आपके हिसाब से? क्या ये पहले भी शूट्स पे आया करता था? आपने जैसा बताया कि वो उज्जैन में भी आया था टीका लगाकर। तो ये कब से हम्म। आप इसे नोटिस कर रहे हैं, और ये आपके अनुसार इसकी पहचान क्या थी जब आपने इसे देखा था तो? देखिए, मैंने इसको पहली बार तो कभी देखा नहीं। ओके। इसने अपने आप को बताया कि मैं एक्टर हूं, तो एक्टर का ऐसा कहीं कोई सबूत है नहीं। हाँ। और ये बागपत के एक पंचर जोड़ने वाले का, उसका बाप जो है पंचर जोड़ता है और ईंट भट्टे पे काम करता है। हम्म। और ये क्रिमिनल किस्म का आदमी है, इसके आपराधिक रिकॉर्ड है, मैं उनके भी पेपर्स आपको भेजता हूँ। ये चाकू मारकर यहाँ से भागा हुआ है, इसके ऊपर केस चल रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ कई सारे ग्रुप है जिनके ऊपर केस है। तो ये वहां से भागा हुआ है, और मुझे इस सब की जानकारी तब मैंने हासिल करना शुरू की जब मैंने इस लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व किया। नहीं हम्म। तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मैं जानते नहीं थे कि है कौन। इसने उस परिवार से नजदीकी बनाई, पैसे का लालच देके, सपने दिखाकर कि बहुत बड़े बड़े सपने, विदेश में जाएगी और वहां पर ऐसा होगा। सनोज मिश्रा की पिक्चर 5-10 करोड़ की होगी, हम 200-500 करोड़ की फिल्म बनाने वाले लोग हैं। और जिस तरह से फंडिंग किया पीएफआई ने पंचर वाले जोड़ने वाले को, बड़े बड़े हवाई जहाज में घुमा के, सपने दिखा के, बड़ा 5 स्टार 7 स्टार होटल, बाउंसर, ओपन जिप्सी गाड़ियां, कार, पुलिस व्यवस्था, सब। तो कोई भी आदमी समझ लेगा कि भाई हाँ, ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो उस लिहाज से जब उसने प्लान किया, वो पूरी तरह से उसने एक लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया, पूरे देश ने देखा। और मैं J1 से कहता आ रहा था, और सारा जन समुदाय मेरे साथ था, सिर्फ वामपंथियों को छोड़कर, वो उल्टा ही बोलते हैं ना हमेशा, वो धारा के विपरीत चलने वाले लोग हैं। तो हम्म। उन्होंने शायद मेरे बारे में उल्टे सीधे आक्षेप भी लगाए, कट्टरपंथियों ने आक्षेप लगाए, कट्टरपंथियों ने के निशाने पर रहा हूं, आज भी मैं पीएफआई के निशाने पर हूं। तो इस तरह से जो चीजें हुई रही हैं, लेकिन ये था कि चूंकि मेरी फिल्म में काम कर चुकी थी, और मेरी फिल्म का जो क्रेज था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि जिस सनातन धर्म के लिए मैंने फिल्म बनाया था, वो तो सारे उसके अगेंस्ट हो चुके थे। और पिक्चर का जो मेरा भविष्य था वो खत्म हो चुका था। मेरे पास सिर्फ ये था कि मैं इंसाफ की लड़ाई तो कम से कम लड़ लूं, खास हम्म। तौर पर उस परिवार के लिए जिसका कोई जान पहचान नहीं है, ना पढ़े लिखे लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग। तो मैं एक फिल्म बनाने से भी बड़ा काम था ये। और मैंने इस मिशन को बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि माता पिता, उनके माता पिता पर मुझे भरोसा था, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया वो बता रहे हैं कि हम्म। भाई मेरी लड़की जब नाबालिग है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है तो मुझे पता था, उसके दिमाग में तो कुछ है नहीं। लेकिन वो नाबालिग भी है, उसके बाद इस तरह से उसको बहका फुसला कर लेकर जाना, और एक केरल जैसी जगह में लेकर चले जाना, पंचर जोड़ने वाला, बताओ, 2 कौड़ी का आदमी केरल लेके चला गया। क्या है केरल? केरल स्टोरी क्या है? केरल स्टोरी 1 2 3, वहां पे पोस्टर दिखाया जा रहा है, 1 घंटे के अंदर शादी पे सर्टिफिकेट मिल रहा है, और पोस्टर दिखाया जा रहा है कि द रियल केरल स्टोरी। सामाजिक सौहार्द फैल रहा है। अब सामाजिक सौहार्द जहां पर फैलने की बात आ जाती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मंदिर में जाकर एक मुसलमान अगर शादी कर रहा है किसी हिंदू लड़की के साथ, वो भी जो सनातन की एक प्रतीक बन रही है, तो मैं कहूंगा ऐसे केरल वासियों से, ऐसे वहां के पढ़े लिखे लोगों से, कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम अगर जो बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में अगर ताकत है, तुम अगर सच बोल रहे हो, तो किसी मस्जिद में ले जाकर हिंदू लड़के से किसी मुस्लिम लड़की की शादी करा दो। तो मैं तुम्हें मानूंगा कि सामाजिक सौहार्द सिर्फ सनातन को नीचे दिखाने में ही है खाली। इस बात से मुझे बहुत पीड़ा भी है और बहुत क्रोध भी है, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार वहां की, जिस तरह से वहां के सांसद, वहां के शिक्षा मंत्री सब आए, और इस शादी को जिस तरह से इन लोगों ने पूरा प्रमोट किया, ये बेहद शर्मनाक था। मतलब सनातन के लिए मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी, और मैं रात दिन इस मिशन में लगा हुआ था कि मैं किसी न किसी तरह से, अगर मेरा भी बस चले कहीं से भी, तो मैं न्याय दिलाने में इस परिवार का साथ दूं। और आज धीरे धीरे सब बादल साफ हो रहे हैं, और चीजें क्लियर हो रही हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। और इस बात से ये साबित हो रहा है कि हमारा संविधान, हमारी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और ईश्वर, महादेव भी कहें, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो ईश्वर, क्योंकि मेरे पास इतने सारे इसने आरोप लगवा दिए थे मुल्ले ने, कि मैं तो सिर्फ महादेव को याद करता था कि तुम इंसाफ करना मेरा, मैं दुनिया के सामने जाकर अपनी सफाई नहीं दूंगा, महादेव तुम देखना कि मैं अच्छा हूं या गलत हूं। अगर सही हूं तो मुझे इंसाफ जरूर दिलाना। आज महादेव ने उस शैतान को बेनकाब कर दिया है, पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और इसको मिलने वाली जो सजा होगी, वो ऐसे आने वाले जिहादियों के लिए एक सबक भी बनेगी कि ऐसा फिर दोबारा कोई करने की कोशिश न करे। एक्चुअली जब मैंने भी मोनालिसा की बातें सुनी आपके बारे में, कि वो पूरा बता रही थी कि कैसे टच करते थे, बैड टच करते थे, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो ट्रेन में क्यों ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में जाना चाहिए। तो मेरे को याद है जब मोनालिसा मुंबई आती थी तो हमारी आपसे बात भी होती थी इंटरव्यू के लिए, और यही
चाहे जो उनको मैनेज करते थे, वही बोलते थे भाई वो बात नहीं करती है, वो बोलती नहीं है। अब उसी मोनालिसा को जब मैंने देखा कि वो बेबाक और ऐसे आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाए जा रही है, तो वो थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आई मीन काफी शॉकिंग था मोनालिसा के मुंह से ये सब सुनना कि जिसने आपको इतना बढ़ाया उसी पे आप सेक्सुअल असॉल्ट का आप केस कर रहे हो, उस पे आरोप लगा रहे हो। सो दिस वाज रियली लाइक तो आपने किससे छोड़ दिया था आपने, जैसा कि आपने मेंशन किया, या कुछ माँ बाप ने भी आपको क्वेश्चन किया क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly? क्योंकि आपकी भी फैमिली है ना सरोज जी। दरअसल क्या है कि उनका परिवार, उनके माँ बाप और पूरा खानदान, पूरा जो वहाँ का ये पारधी समुदाय है, जो जनजाति के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इन्होंने मुझे पहले दिन से और अंतिम समय तक, अभी तक, आज तक इन्होंने देखा है। सेट पर भी रहे तो 300 400 लोगों की यूनिट और 5 लोगों का परिवार, हम्म। 24 घंटे हमेशा साथ में रहा। दूसरी बात यह है कि इतना घटिया सोच कम से कम एक फिल्म मेकर वो नहीं कर सकता है, जो कि उसको शून्य से भी नहीं, माइनस से लेकर के शून्य में आने में भी 6 महीने लगाए हो। वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करेगा जो बेटी कहता हो। तो जो हम्म। इस तरह के जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। उस वो व्यक्ति उसको बहन कहता था। उज्जैन में जब आता था उसको बहन कहता था, बहन बहन करके। और उसने ले जाकर वहां पर उसके साथ शादी कर ली। तो वो शायद अपनी तरह समझ रहा होगा मुझे। हम लोगों के धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, बहन और बेटी और माँ, इन सब की एक मर्यादा है। हमें मर्यादा में रहना सिखाया गया है। हमारे खून में, हमारे ब्लड में ही नहीं है वो चीजें। हमने जिसको बेटी कह दिया तो जन्म जन्मांतर तक ही बेटी रहेगी वो। और इतना प्रकरण होने के बावजूद भी उस मोनालिसा ने से जिस भी तरह से कहलवाया गया, लोगों ने मुझे इस तरह से टॉर्चर किया कि मैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल दूं। लेकिन नहीं, हमारे धर्म में जो बैरियर है, हमने हमेशा ही कहा है कि उसको सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है। वो अपने आवेश में है नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है। और जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, उसको रटाया जाता है, रात दिन बताया जाता है कि मीडिया में आके तुम्हें ये बोलना है, मीडिया में आके तुम्हें इतना गंदा आरोप लगाना है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए। सनोज मिश्रा पर लोग थूकने लगे, सनोज मिश्रा पर लोग थूकने लगे। लेकिन देश दुनिया और उनका परिवार, उनके माँ बाप, ये सब देख रहे हैं कि सनोज मिश्रा ने क्या किया है। आज अगर तुम जाकर केरल में बैठे और लव जिहाद का शिकार हुए, जैसा ये बंदा जो जिहादी है, जो पंचर जोड़ने वाले का लड़का, ये भी तभी लेकर के गया जब सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को मोनालिसा बनाया। नहीं तो पहले ही पूछता भी नहीं। तो ये सब चीजें बड़ी विरोधाभास वाली चीजें पहले दिन से ही रही हैं। और 1 महीने के अंदर इन सारी चीजों का पटाक्षेप होना, ये बहुत बड़ी दैवी कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरी फिल्म का तो नुकसान जो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि मैं किसी भी तरह से इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाऊं, और पीएफआई के जो ऑर्गेनाइजेशन को मैं खुलासा कर पाऊं देश में, ताकि लोगों को ये पता चले, एक अच्छा माहौल बने, कम से कम सनातन धर्मी लड़कियों को, उनको पता चले कि किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, किस तरह से ट्रैप में रखा जाता है, और जाल में फंसाकर कैसे धर्म परिवर्तन कराकर इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता ये एकदम द रियल केरला स्टोरी लग रही है, जो ये कहानी है। है। उससे बड़ी कहानी है। और ये कहानी बहुत ही अजीब है। इस फिल्म के पीछे की जो कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक हो गई है। और भविष्य में अगर कभी मैं फिल्म बनाता तो मैं इसके बारे में जरूर सोचता, लेकिन अब फिल्म से मेरा जो कि मोह भंग हो चुका है अभी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। मेरी एक छोटी सी भूल ने आज मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरी छोटी सी भूल यही थी कि मैं उस लड़की को आम से खास बनाने निकल पड़ा था। और मुझे ये विश्वास हो गया था कि इस पर माँ गंगा का आशीर्वाद है। लेकिन वो मेरी जब सारी भूल थी और मेरी गलती थी, मतलब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और आज अगर मैं परेशान हूँ, या मैं जिस तरह से कर्ज में हूँ, या ये कर्ज आगे मुझे कहाँ लेके जाएगा, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इसके लिए मेरी भावनाएं जिम्मेदार है कि मैंने बिजनेस को भावना से हमेशा अलग रखना चाहिए। मैंने भावावेश में आके एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके तहत एक झूठे केस में से कि जेल भेजा गया इन्हीं जिहादियों ने। और वहां से निकलने के बावजूद भी मैंने फिल्म पूरी की। और जब ट्रेलर आया उस फिल्म का, तो ये मिशनरीज और इस्लामिक जो कट्टरपंथी मिलकर इन्होंने मेरे खिलाफ जो एजेंडा चलाया फिल्म को बंद कराने के लिए, वो आप सबके सामने है। और वो नहीं चाहते हैं कि मोनालिसा की ये फिल्म रिलीज हो, बिकॉज इसके पहले इतना गंदा माहौल उन्होंने कर दिया फिल्म रिलीज होने से पहले। क्या स्टेटस है और क्या करेंगे, क्योंकि आपने, मेरे को लगता है एक सपना होता है ना, सपना देखना। तो मोनालिसा को देखकर आपने एक जी। सपना ही देखा था, जो डायरी हम्म, ऑफ मणिपुर जो फिल्म है, ट्रेलर लॉन्च हुआ जी। और लोग इंतजार जी। कर रहे थे। बट अब क्या होगा उस फिल्म का, क्या सोचे हैं आप? देखिए, अभी तक मैं किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया हूँ।
क्योंकि जो भी था मैं पूरी शक्ति के साथ ये इंसाफ की लड़ाई को कमजोर ना होने देने पे मैंने लगा दिया था। हम्म। और मुझे तो जो आप सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मैं खुद से भी पूछता हूँ, तो 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो 4 कदम पीछे लौट जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास जवाब के बजाय और सवाल ही सवाल उठते चले जाते हैं। और मैं अभी किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाया हूँ। अब जब मैं देखता हूँ अगर थोड़ा सा आगे कुछ बनता है तो क्या करना है, अपनी टीम के साथ, अपने फाइनेंसर्स के साथ, सबके साथ बैठकर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ये माहौल नहीं है कि इस बारे में कुछ बात कर पाऊँ। कर्जा कितने का होगा आपको इस फिल्म को लेकर स्पेशली? देखिए अभी इस फिल्म तक ही नहीं है सीमित ना, मैं तो पिछले 1.5 साल से सारी चीजें जो चली आ रही थी। हाँ। तो अब चूंकि मेरे साथ जो पहले पार्टनर्स थे वो मेरे जेल जाने के बाद, जो फर्जी केस में मुझे जेल भेजा गया था, हम्म। उसके बाद तो वो भी अलग हट गया। और मेरा मिशन था कि मैं किसी भी तरह फिल्म को कंप्लीट करूं। तो मैंने अनाप शनाप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने पैसे मार्केट से उठाए, और लोगों को विश्वास था कि फिल्म कमा कर जाने वाली है। हम्म। क्योंकि जिस मुद्दे को मैंने छुआ था, जिस लव जिहाद को, जिस धर्मांतरण के मुद्दे को मैंने छुआ था, वहां तक अभी तक किसी ने पहुंचने की भी कोशिश नहीं की थी। जिस तरह से मेरी पिछली फिल्म आई थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, अछूती फिल्म थी, बेदाग फिल्म थी, और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को छुआ गया था जिसको देख करके देश के लोग हैरान हो गए कि इतना बेबाक तरीके से कोई फिल्म बना सकता है क्या। तो उस तरह से ही मैंने इस मणिपुर के मुद्दे को, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को मैंने इस फिल्म के जरिए रखने की कोशिश की थी, हम्म। जिसमें लोगों को अंदाजा था कि ये बहुत धारदार हथियार है, मतलब ये फिल्म बहुत बड़ा हथियार है जो लोगों में जागरूकता लाएगी। तो ये पूरी तरह से मुझे रोकने के लिए, चाहे मुझे डिस्टर्ब किया गया हो, चाहे मोनालिसा के माध्यम से फिल्म को डिस्टर्ब किया गया हो, ये सब कुल मिलाकर द डायरी ऑफ मणिपुर को रोकने की साजिश है। आखिरी सवाल, अगर मोनालिसा वापस आती हैं आपके पास सब कुछ छोड़ के, क्योंकि जी। अब तो एफआईआर कर दिया आपने और एक्शन लिया जाएगा आपके हिसाब से जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो वापस आती हैं जी। तो क्या सरोज मिश्रा वापस मोनालिसा को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे? नहीं नहीं, बस मेरी लड़ाई उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने तक है। फिर मैं अपनी चीजों को देखूंगा कि मैं जो गलतियां की हैं उस पर पश्चाताप पहले करूंगा, और लोगों तक ये संदेश देना चाहूंगा कि जो जहां पर है उसको वहीं रहने दो। हम्म। जो संघर्ष कर कर लोग आगे बढ़ते हैं उनको सफलता की कीमत पता होती है। जिनको सफलता अपने आप मिल जाती है महाकुंभ में माला बेचते बेचते, जिनको सफलता उनके घर आकर फिल्म साइन कर लेती है, उनको इसकी कीमत नहीं पता होती है। और इस तरह से वो लव जिहाद करके किसी के चरित्र पर भी उंगली उठा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो पहली बात मोनालिसा से कोई इस तरह की कभी कोई उन्हें मिलना बात भी करना नहीं चाहूंगा मैं। हाँ, उनके परिवार से मेरी संवेदनाएं रही हैं क्योंकि मेरे लिए फैमिली मेंबर है और उनका भरोसा रहा है मुझ पर। तो हम्म। उनके साथ मेरा जीवन पर्यंत रिश्ता रहेगा जब तक मैं धरती पर जीवित हूँ। और मेरा फिल्मी भविष्य क्या होगा ये मुझे अभी कुछ पता नहीं है, क्या होने वाला है आगे इन फ्यूचर, बिकॉज अब बहुत सारा कर्ज है। ठीक है सरोज जी, थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका फिल्म और कर्ज दोनों जल्द से जल्द हो जाए, सब खत्म हो जाए, और फिल्म अगर रिलीज होगी तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि आपने लिटरली उसमें बहुत मेहनत की है। एंड जो आपने ये लड़ाई शुरू की है वो उसमें आप सक्सेस हासिल करें। थैंक यू।